से मे बी 15,000 शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को छोड़ा गया है एनपीएस के बेनिफिट से। जब एनपीएस की स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी 2000 रक्षा मंत्री के एक्सपर्ट्स की वो रिपोर्ट है जो कि 2016 में आई है, उसमें ये लिख रहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी एनपीएस का बेनिफिट दिया जाए। गवर्नमेंट बॉडी इटसेल्फ, देयर बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स इज रिकमेंडिंग दिस। In this, the members of this body are very, very highly acclaimed officers of the armed forces. They are available all. कोई RTI को ये कह के रिप्लाई किया गया है कि क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स को, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को ग्रेचुइटी दी जाती है, इस वजह से इनको एनपीएस नहीं मिल रहा, तो भी ठीक है। ये है वो एनपीएस के बेनिफिट को इक्वल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एनपीएस जैसे जो मेरी तरह मेजर रैंक में रिटायर हुए हैं 10 साल 11 साल के बाद, उस हर एक ऑफिसर को लगभग एक महीने की 20 से 25 हज़ार रुपये एनपीएस उसके खाते में मिलना चाहिए। एनपीएस का इशू ये है बेसिकली कि देश में लगभग 1.5 से 2 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, पीएसयूज़ के एम्प्लॉयज़ को, ऑटोनमस बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ को, ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सबको एनपीएस मिल रहा है। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परमानेंट कार्डर वाले ऑफिसर्स या जवान होते हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जब भी वो रिटायर होंगे तब से उन्हें 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे ड्रॉन के हिसाब से पेंशन मिलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, जब तक वो ऑफिसर या जवान जब तक खुद मरता नहीं है या उसके डेथ के बाद उसकी वाइफ को। इसमें से अब ये 1.5 से 2 करोड़ लोगों में से सवाल ये है कि क्यों इन 10 से 12 से मे बी 15,000 शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को छोड़ा गया है एनपीएस के बेनिफिट से। जब एनपीएस की स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी 2003 में, इम्प्लीमेंट हुई है 1 जनवरी 2004 से, तो उसमें ये आया था कि एनपीएस विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, employees and officials of the PSUs and autonomous bodies with effect from 1 January 2004, except the armed forces in its first stage, in the first stage of the NPS. So now, first stage is not yet over in the last 20 years, surprisingly. There is a government report constituted, रक्षा मंत्री के experts की वो report है जो कि 2016 में आई है, उसमें ये लिख रहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी एनपीएस का बेनिफिट दिया जाए। गवर्नमेंट बॉडी इटसेल्फ, देयर बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स इज रिकमेंडिंग दिस। इन दिस, द मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी आर वेरी, वेरी हाईली acclaimed officers of the armed forces. They are available all, in the Wikipedia and Google and everywhere else. And they are recommending that the benefits of NPS should be extended to short service commission officers also, but still the government has not implemented it. When officers are writing RTI applications or other questions or writing applications asking for the benefit of NPS, they are being told that army officers, Navy, Air Force officers are already in receipt of certain benefits like कैंटीन फैसिलिटीज एटसेट्रा। कोई आरटीआईज को ये कह के रिप्लाई किया गया है कि क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स को, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को ग्रेचुइटी दी जाती है, इस वजह से इनको एनपीएस नहीं मिल रहा, तो भी ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रेचुइटी एक कम्प्लीटली सेपरेट मुद्दा होता है। ग्रेचुइटी हर उस ऑफिसर को या ऑफिशियल को मिलती है जो कि 5 साल या उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी करता है। तो ये ग्रेचुइटी तो परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को भी मिलती है। हाँ, ये बात ठीक है कि शायद शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को थोड़ी ज़्यादा ग्रेचुइटी मिल रही है, मे बी आई डोंट नो हाउ मच मोर इट इज़, बट दे आर गेटिंग अ लिटिल मोर। बट नेवरदलेस वो जो ग्रेचुइटी जो थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, वो एनपीएस के बेनिफिट को इक्वल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एनपीएस जैसे जो मेरी तरह मेजर रैंक में रिटायर हुए हैं 10 साल 11 साल के बाद, उस हर एक ऑफिसर को लगभग एक महीने की 20 से 25 हज़ार रुपये एनपीएस उसके खाते में मिलना चाहिए। अभी अगर कोई 10 साल के बाद ऑफिसर रिटायर हुआ है तो उसका लगभग 15 लाख का कॉर्पस हो जाना चाहिए था। उसमें से लगभग 60% वो एकदम कम्यूट करा के, जैसे पेंशन को कम्यूट कराते हैं, वो लमसम अमाउंट ले सकता है। मतलब लगभग 9 लाख रुपए उस ऑफिसर को एडिशनली मिलेंगे जब वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर होगा या रिलीज होगा। और वो 6 लाख जो बाकी का पैसा बचा वो इंस्टॉलमेंट्स में, मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिल सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ह्यूज सपोर्ट फॉर एनी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हु वांट्स टू रिहेबिलिटेट और रीसेटल हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द आर्मी। समस्या ये भी होती है कि 10 साल या 14 साल के बाद जब कोई ऑफिसर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलीज होता है या रिटायर होता है, उसको सेकंड जॉब ढूंढने में बहुत समस्या होती है। आई नो मैनी ऑफिसर्स, दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनको मिल भी गई हैं दूसरी नौकरियां, वो फिर भी बहुत आतुर हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं कि उनको कोई बेटर जॉब मिल पाए। और कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको 4 से 6 महीने के बाद दूसरी नौकरी मिली है। आप इमेजिन कीजिए, जो एक ऑफिसर जो लगभग 2 से ढाई लाख रुपए सीटीसी के बेसिस पे अपना जीवन पिछले 10 से 14 साल से व्यतीत कर रहा है, जिसकी वाइफ है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उसको नौकरी से वो एकदम निकल जाता है। उसके पास कोई सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बना रखा है कि उसको
लैटरल अब्जॉर्प्शन मिले किसी और पीएसयू में या सरकारी नौकरी में, उसको उस ऑफिसर को मोस्ट ऑफ दिस ऑफिसर आर कंपेल्ड टू लुक फॉर प्राइवेट जॉब्स। प्रैक्टिकली बात ये होती है कि प्राइवेट जॉब्स वाले भी ठीक से नौकरियां नहीं ऑफर करते हैं, इनको अपने अल्टीमेटली दोस्तों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप अपने अपने नेटवर्क में बात करिए। जैसे मान लीजिए मैं अमेजोन में लग गया तो मेरे से मेरे दोस्त बोलेंगे कि भाई हमारे लिए भी बात कर ले अमेजोन वालों से कि हमारी भी नौकरी में लग जाए। अल्टीमेटली काफ़ी ऑफिसर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी जो एक सी इफ़ यू आर रिटायरिंग एज अ मेजर और एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मेजर है अगर वो इंडिया के ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 42वें नंबर पे आता है। नंबर 1 पे आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये काफ़ी ऊंचा ओहदा होता है एक मेजर का, लेफ्टिनेंट कर्नल उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। अब ऐसे जो भारतीय सेना के कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनको नौकरी के लिए ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऑफिसर होता है जो कि ऑपरेशंस में भी जा रहा है, आर्मी में भी, नेवी में, एयरफोर्स में। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स प्रेसिडेंट्स के, गवर्नर्स के एडीसी भी लगते हैं। एडीसी होता है ए डे कोर, मतलब कि वो ऑलमोस्ट उसके राइट हैंड होते हैं एक तरीके से एज फार एज डिफेंस मैटर्स आर कंसर्न, या उसके काइंड ऑफ पर्सनल स्टाफ कह सकते हैं। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मिशंस पे जाते हैं, कंपनी कमांडर्स होते हैं राष्ट्रीय राइफल्स में, असम राइफल्स में, बॉर्डर्स पे जाते हैं। इन ऑफिसर्स का क्या हम ये नहीं चाहते कि इनका हौसला बुलंद रहे, इनको ऐसा लगे कि इनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इनको बराबरी का सम्मान दिया जा रहा है। इसमें मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है, ये जो 10-15 लाख 20 लाख रुपए की बात है, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। द मेन इशू इज़ अबाउट द डिग्निटी ऑफ एन ऑफिसर। एक बहुत ही किसी के लिए गौरव की बात होती है कि वो अपने देश का कमीशन्ड ऑफिसर बना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। जवानों के लिए भी बहुत गौरव की बात होती है। ये अपनी सोसाइटी में रोल मॉडल होते हैं, अपने लोकल एरिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो इनको अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो इनका मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो जाता है, और वो होना भी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मुझे आज से 2 साल 3 साल बाद मुझे परमानेंट कमीशन तो मिलेगा नहीं, शायद, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे कोई सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है। जो पैसा मेरे जितना ही काम करने वाले किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल रहा है, मेरे से वो भी मारा जा रहा है। अगर मान लीजिए आप ये सोच के नौकरी कर रहे हैं कि मुझे हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये कम मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, उससे 20-25 हज़ार रुपये अगर महीना कम मिल रहा है तो आप क्या मोटिवेशन से काम कर लेंगे। इशू ये है कि आज तक बहुत सारे ऑफिसर्स को पता ही नहीं है कि उनको 20-25 हज़ार रुपये महीना कम मिल रहा है, इसलिए वो शायद जैसे भी मोटिवेटेड हैं। बट दिस न्यूज़ इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, people are becoming aware very, it is spreading like a wildfire. I know at least 3,000 officers or maybe 10,000 officers who might be aware of the entire issue by now. So their all motivation levels are definitely going to drop. Now, do we want an army, navy and air force, the officers of which are leading soldiers, जो हमारे फौज के जो जूनियर लेवल के लीडर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए क्या, जो कि खुद ही डिमोटिवेटेड हैं? हम किस तरीके की फौज को बनाएंगे? हम क्या पाकिस्तान चाइना से लड़ेंगे? बिल्कुल सर, ये पहला सवाल तो ये है कि एनपीएस में जो आपका दिक्कत आ रहा है वो कब से आ रहा है, इशू कब से आ रहा है? 2004 से, 1 जनवरी 2004 से भारत सरकार ने एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया। उसमें ये लिखा है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है, कि ये सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलेगा, पीएसयूज के ऑफिशियल्स को मिलेगा, ऑटोनमस बॉडीज को मिलेगा। बेसिकली हर एक व्यक्ति जिसको हम समझते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको मिल रहा है। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की महिलाएं, जो लेडीज होती हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में, उनको छोड़ा गया है, जो कि मैं कह रहा हूँ एक साफ तौर पे अन्याय है। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब तक आपने इसको लेकर क्या किया? अभी तक हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। 3 मई 2024 इस साल, अभी 3 महीने पहले, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में हमारा केस लगा था। वो ऑब्वियसली वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। देयर वर 2 अदर जजेस आल्सो एंड द ऑनरेबल CJI अलॉन्ग विद द 2 अदर जजेस, दे वर प्लीज्ड टू इशू नोटिस टू द गवर्नमेंट। सो बेसिकली अभी सरकार को अपना जवाब देना है इस मुद्दे पे, उनका क्या कहना है। अभी हाल ही में 5 तारीख को MNS ऑफिसर्स जो हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अभी तक टोटल 800 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने अपनी अर्जी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम 100 ऑफिसर्स और पेंडिंग हैं, जिनको हम धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट में जिनकी अर्जी लगाएंगे। तो
यही है अभी तक का। गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर, किसी मंत्री से आपकी बातचीत हुई इस मसले पर? नहीं जी, हम इसमें सिर्फ लीगल कोर्स अपना रहे हैं। हमने किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करी है। नहीं सर कर आपके हिसाब से क्या समाधान होगा? समाधान ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी सरकार को कि आप इनका जो ऑफिसर्स का इनका 10, 15, 20 लाख रुपए जो इनसे गलत तौर पे इनका मारा गया है वो लौटाइए, along with applicable rates of interest with a retrospective effect। हम ये कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर 1 जनवरी 2004 के बाद से भारतीय सेना में, वायु सेना में, जल सेना में जो कमीशन हुआ है, नौसेना में सॉरी, उसको 1 जनवरी 2004 से जो भी कमीशन हुआ है उसको बैक डेट से उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी डेट से बाकी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी पैसा मिल रहा है। सैलरी को लेकर जो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे जी? हाँ, सैलरी को लेकर के जो आप उम्मीद जता रहे हैं जी। लेकिन अधिकारियों की सैलरी तो ठीक ठाक होती है। हाँ जी, अधिकारियों की सैलरी ठीक ठाक होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी अधिकारियों की सैलरी भी तो ठीक ठाक होती है, जो बाकी सरकारी अधिकारी होते हैं उनको क्यों मिल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ उनसे भी वापस ले लो। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ना, IAS ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं लोअर लेवल वाले, ठीक है, PSUs के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबसे वो पैसा वापस ले लो, फिर कह दो कि सबकी ठीक ठाक है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे जो आप उसको दे रहे हो वही मुझे दे दो बस, मैं कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि सैलरी ठीक ठाक होती है, आप ये फ़र्ज़ कीजिए जो व्यक्ति एक पिछले 10 साल से 14 साल से जो 1.5-2 लाख रुपए के पैकेज पे जिसको लिव करने की, जिसको एग्जिस्टेंस की आदत पड़ गई है, जिसका एक बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, जिसके ऊपर 100 तरीके की लोन्स हैं, हाउस लोन है, कार लोन है, वो एकदम से अगर बेरोजगार हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आज की तारीख में एक गवर्नमेंट सर्वेंट को उससे ऑलमोस्ट डबल गवर्नमेंट दे रही है अग्निवीरों को। अग्निवीर तो बहुत बढ़िया है। अग्निवीर मैं कह रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर से बहुत बहुत आगे हैं। ऑफ कोर्स उनका रैंक लोअर है, वो तो अलग बात है, वो तो उसी रैंक में भर्ती हुए हैं, लेकिन उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो बेटर हैं। मतलब अगर आप ऑफिसर को ऑफिसर कैडर से कंपेयर करें और जवानों को जवान से कंपेयर करें, एक अग्निवीर 18-19 साल की उम्र में भर्ती होता है भारतीय सेना में, वो 22-23 साल की उम्र में बाहर हो जाएगा, उसके पास लगभग 30-35 लाख का कॉर्पस बन जाता है। तो वो तो बहुत बढ़िया। 22-23 साल में जनरली उसने शादी नहीं करी होगी, उसके परिवार से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो उसको आराम से दूसरी जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे हम 35-37-40 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, कोई सेकेंडरी जॉब नहीं मिल रही है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। सपोज अगर हम चाहें कि हम IAS में ट्राई करना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन उसके लिए 5 साल मिल रही है। ये शायद वो 10-20 साल पुरानी, 20-25-50 साल सरकार की पुरानी पॉलिसी होगी, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन मिनिमम 5 साल के लिए होता था। अभी जब मिनिमम इन्होंने 10 साल के लिए कर दिया है, तो पूरे 10 साल का तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए ना। क्योंकि सपोज अगर मैं 7-8 साल बाद, 5 साल बाद, 9 साल बाद अगर मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो आप मुझे नौकरी छोड़ने नहीं देते हो। अगर मैं रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन डालूं, मैं बहुत ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ, 1-2 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मुझे अप्रोच कर चुके हैं, जिनके घुटने ऑलमोस्ट गल गए। उनको फौजी डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपने 1-2 साल और इस तरीके की डिफिकल्ट ड्यूटीज करी तो आप परमानेंटली जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे। वो रिजाइन करना चाह रहे हैं, उनको रिजाइन नहीं करने दे रही है फौज। आप 10 साल करने के लिए नौकरी मजबूर करते हो एक व्यक्ति को, 10 साल के बाद दूसरी नौकरी नहीं देते हो, एज रिलैक्सेशन देते हो सिर्फ 5 साल के लिए, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? लेकिन सर सवाल ये है कि NPS का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और अग्निवीर का जो जिक्र कर रहे हैं, फिर फर्क क्या रहेगा उसमें? पर देखिए अग्निवीर जो बंदा है ना, उसका पूरा भर्ती ही डिफरेंट है। वो 12वीं पास है। जो ऑफिसर है वो कम से कम ग्रेजुएट है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हमारे जैसा वकील है। तो डिफरेंट एंट्री है। ऑफिसर्स अलग तरीके से कमीशन होते हैं, उनका एक SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। जवानों के लिए, अग्निवीरों के लिए उनका सिर्फ भागने दौड़ने का टेस्ट होता है, उनका सिर्फ मेडिकल होता है। तो वो तो पूरी की पूरी कैटेगरी ही अलग है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो इतना हवा बना हुआ है अग्निवीरों के बारे में, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। वो शायद ठीक होगा या गलत होगा, मेरे को नहीं पता। मतलब मेरे अपने व्यूज हैं, मैं वो यहाँ पे प्रकट नहीं कर रहा हूं। सेकेंडरी जॉब का आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को 35-40 साल की उम्र में एकदम से नौकरी से निकाल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, कम से कम उसके पास एक ऐसा ऑप्शन तो होना चाहिए कि उसको इज्जत की नौकरी मिल सके। बल्कि ये तो बहुत आसान समाधान है। आप मैं अगर बताऊं, एक साल में भारतीय सेना से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लगभग शायद 500 से 1000 ऑफिसर्स होंगे जो कि हमारी तरह से रिलीज हो जाते हैं, या उसको जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनको रिलीज कहा जाता है या रिटायरमेंट कह दिया जाता है। तो ऐसे अगर 1000 या 500 ऑफिसर्स हैं, एक साल में देश भर में कम से कम 40-50 हज़ार शायद वैकेंसीज आती होंगी अलग अलग रैंक्स की ऑफिसर हमारे टाइप के कैडर के लिए। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, PSUs में, ऑटोनमस बॉडीज में, कहीं पे भी अब्जॉर्ब कर लो। जो एक भारतीय सेना से या नौसेना से या वायुसेना से रिटायर्ड हुआ है ऑफिसर, आपको पता है कि उसका रिकॉर्ड ठीक है, वो लगभग डिसिप्लिन्ड आदमी है, कम से कम 99% डिसिप्लिन्ड है आदमी या लेडी या मेल जो भी निकला है बाहर, उसका सर्विस रिकॉर्ड ठीक है, वो बेईमान नहीं है, वो पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, बढ़िया तरीके का व्यक्ति है। एटलीस्ट ही इज मच बेटर देन व्हाट यू विल नॉर्मली गेट आउटसाइड।
आपको उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की फिर से जरूरत नहीं है। कहीं भी उसको नौकरी दे दो, किसी भी पीएसयू में एब्जॉर्ब कर लो, उसकी स्टेट पुलिस फोर्सेस में एब्जॉर्ब कर लो इक्विवेलेंट रैंक पे। समस्या ये है अभी उनको इक्विवेलेंट रैंक पे भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। मैं जानता हूँ, मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक ऑफिसर का मैसेज आया है, उसने 10 साल पहले शायद 80,400 रुपए के पे स्केल से वो रिलीज हुआ है, नेवी ऑफिसर। उन साहब ने कहीं एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वहां पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पाया है, 56,000 रुपए के पे स्केल से उन्हें मिला है। आप ये इमेजिन करिए, मतलब अगर 56,000 रुपए का पे स्केल मिला है तो ऑलमोस्ट उनकी कम से कम 50,000 रुपए मंथली पेमेंट कम हो गई। उसके आत्मसम्मान का क्या? उनके जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो पूछेंगे कि भाई आपको अब कम सैलरी क्यों मिल रही है? वो क्या जवाब देगा? और उसका खुद का सस्टेनेंस का क्या होगा? जो सैलरी बेसिस पे व्यक्ति होते हैं, आप में से कई होंगे शायद, उनमें उनकी आधी सैलरी लगभग ईएमआईज में चली जाती है। होम लोन, कार लोन, फलाना लोन, किसी की तनख्वाह देनी है, वगैरह वगैरह। तो जिस आदमी की आपने एकदम से 25% तनख्वाह ही कम उस व्यक्ति की हो गई है, जो मान लीजिए 4-5 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहा होगा, अगर 4 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहा, 4 महीने को गुणा करें 2 लाख से, 8 लाख रुपए का उसका सीधा सीधा लॉस हो गया। कायदे से ये होना चाहिए, अगर 14 मार्च को मैं रिटायर हुआ हूँ, 15 मार्च को आई शुड बी एबल टू स्टेप इनटू अ न्यू ऑफिस। ठीक है। या तो आप मुझे परमानेंट कमिश्नर का मौका दीजिए, या मुझे दूसरी जॉब दीजिए उसी सम्मान, उसी रैंक की। एक सवाल आखिरी में ये बता दीजिए कि आप गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते मैंने भी बोला, हम चाहते हैं हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जिस दिन से हम कमीशन हुए हैं उस दिन से हमें प्रॉपर सरकारी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें पूरा का पूरा पैसा मिले। वो जिस भी रूप में मिले, जिस तरीके से मिले, रूप का मतलब जिस तरीके से, मान लीजिए 60% अभी मिलेगा, कुछ बाद में मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगा, वो जैसे भी करें दैट इज अ सेपरेट मैटर। लेकिन हमें हमारा पूरा पैसा जितना भी बनता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एक एक रुपए की कैलकुलेशन करके मिलना चाहिए, जैसे कि हमारा पैसा काटा जाता है। जब ये अगर हम कोई एडवांस ले लेते हैं तो एक जो सीडीए है, एक संस्था जो भारतीय सेना की के अलाउंसेस देता है, अगर आप उनसे मान लीजिए कोई आपने उनसे एडवांस ले रखा है और आप उन्हें देने में अगर मान लीजिए 2 महीने भी लेट हो जाते हैं, वो पीनल इंटरेस्ट से आपके साथ पैसा रिकवर करते हैं। वो शायद 10 से 12% आपके ऊपर लगा देते हैं, जिसमें आधे टाइम ऑफिसर की गलती भी नहीं है वो लेट होने में, फिर भी। तो मैं खैर वो पीनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमसे सम्मान के साथ हमारा पूरा पैसा लौटाया जाए अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2004। एक सर मेरा सवाल है, प्लीज। कितनी लोगों की टीम आप इस पे काम कर रहे हैं? हम कम से कम 10 से 12 वकील इसमें काम कर रहे हैं, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, मेरे जैसे भी एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। हैं? बहुत शुक्रिया।